हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम की बात की जाए या फिर नीट एग्ज़ाम की बात की जाए। आज है 31 जनवरी, जिसके साथ फर्स्ट मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया है 2023 का। अब स्टार्ट हो जाएगा फ़ैब और बहुत ही कम टाइम है, जैसा कि बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और फ़ैब से ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। तो बहुत अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान दें, बिकॉज़ बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के बाद भाई नीट का एग्ज़ाम जो है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है हर एक स्टूडेंट के लिए जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए सारे एग्ज़ाम्स को देना है और आगे भी नीट का एग्ज़ाम अच्छे से देना है। अगर यदि हम बात करें कि आज का जो वीडियो है वो क्या टॉपिक को डील करने वाला है, तो इसमें हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। इससे पहले वाले वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो जिसमें हमने पढ़ा था मिक्सचुरेशन के प्रोसेस के बारे में, कि जो यूरिन पास होता है उसके पीछे का क्या मैकेनिज़्म है, कैसे कैसे कौन कौन सी बॉडी के पार्ट्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या कंडीशन डेवलप होती हैं जब जाकर यूरिन जो है वो पास होता है, जिसको हम मिक्सचुरेशन के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि वो वीडियो जो है ज़रूर देखा होगा एंड कंटेंट भी हेल्पफुल रहा होगा। और इससे पहले से ही सीक्वेंसली हम पर्टिकुलर चैप्टर जो है उसके सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखें, और कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ कि डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो फर्स्ट डिसऑर्डर जो है उसको हम यूरेमिया के नाम से जानते हैं। अब यूरेमिया जो है वो क्या है, टर्म तो हमें पता है, यूरे से हम समझ सकते हैं कि यूरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूरेमिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जब ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इस टाइप की कंडीशन को हम यूरेमिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो यूरिया का एक्यूमुलेशन है ब्लड में, ये किस वजह से होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज जो है उसकी वजह से यूरेमिया की कंडीशन से कोई भी इंडिविजुअल सफ़र कर सकता है। सो माल फंक्शनिंग of kidney can lead to accumulation of urea in the blood, and this condition कॉल्ड यूरेमिया। इस कंडीशन को हम यूरेमिया के नाम से जानते हैं। माल फंक्शनिंग अगर यदि नहीं पता है तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी इंडिविजुअल की किडनी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं होती है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है, तो उसकी वजह से ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है और इस कंडीशन को यूरेमिया के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि ये टर्म जो है वो अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो कंडीशन है यूरेमिया की कंडीशन, ये बहुत ही हार्मफुल होती है और इसकी वजह से एकदम से किडनीज़ जो हैं वो फेल भी हो सकती हैं। किडनी फेलियर से भी सफ़र कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। इवन बहुत सारे सीरियस केसेस में इंडिविजुअल जो पर्सन इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो वहाँ पर डेथ भी हो सकती है उस इंडिविजुअल की। सो इस तरीके से जो यूरेमिया की कंडीशन है वो बहुत ही हार्मफुल, डेंजरस कंडीशन होती है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, एक थॉट आता है कि जो यूरेमिया की कंडीशन है ये बहुत ही आम जैसे कंडीशन हो गई है, तो इस कंडीशन को ट्रीटमेंट भी हो सकता है या किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली टर्म हम सुनते हैं कि डायलिसिस जो है उसके थ्रू ये कंडीशन जो है इसको ट्रीट किया जाता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस के नाम से बोलते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होता है यूरेमिया की कंडीशन को ट्रीट करने का। सो इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। सो ब्लड में अगर यूरिया का एक्यूमुलेशन हो गया है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो उस तरीके का जो पेशेंट होगा उसके ब्लड से यूरिया जो है उसको रिमूव किया जा सकता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अब हमें ये पढ़ना है, ये समझना है कि ये जो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है या फिर डायलिसिस का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, कैसे ब्लड से यूरिया जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है
कि जो भी कोई भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंडिविजुअल है, इसका जो ब्लड है, इसके ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन है, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो कन्वीनियंट आर्टरीज़ हैं उसके थ्रू ब्लड जो है बॉडी से उसको पंप आउट कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और उसको एक डायलाइजिंग यूनिट होती है उसमें फिल कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक डायलाइजिंग यूनिट है, इसकी कन्वीनियंट आर्टरीज़ जो है यहाँ से ब्लड जो है उसको निकाल लिया गया। ये जो ब्लड है ये यूरिया कंटेनिंग ब्लड है। So blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like हेपेरिन। ये जो डायलाइजिंग यूनिट है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि ये डायलाइजिंग यूनिट है, इस इंडिविजुअल की बॉडी से ब्लड जो है उसको निकाल लिया गया। ये जो डायलाइजिंग यूनिट है जहाँ पर स्टोर कर रहे हैं हम यूरिया कंटेनिंग ब्लड को, इसमें क्या है, ब्लड को कंटेन करने से पहले ही एक एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है जिसको हम हेपेरिन के नाम से जानते हैं। एंटीकोगुलेंट हेपेरिन जो है, इसका काम क्या होता है कि जब ब्लड डायलाइजिंग यूनिट में आ रहा होगा, पंप करके आता है, तो उस ब्लड में क्लॉटिंग ना हो, ब्लड का थक्का ना जमे, इसलिए इसमें हम पहले से ही एंटीकोगुलेंट हेपेरिन जो है उसको ऐड करके रखते हैं। ये हो गया इतना सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या होता है, द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ fluid. Dialyzing fluid have the same composition as that of the plasma except the nitrogenous waste. अब यहाँ पर बात की गई है कि ये जो डायलाइजिंग यूनिट है ये क्या करती है, कंटेन करती है बहुत ही हाईली कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब जो है उसको, जो कि सराउंडेड होता है एक फ्लूइड से। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है इसका कॉम्पोजिशन जस्ट सिमिलर होता है प्लाज्मा के, एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट। उस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो नहीं पाया जाएगा, बाकी पूरा का पूरा जो उसका कॉम्पोजिशन होगा वो प्लाज्मा के सिमिलर होगा। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ये क्या करेगा, इसका क्या रोल है, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले, उससे पहले भी थोड़ी सी एक और चीज़ देख लेते हैं। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब, ये जो डायलाइजिंग ट्यूब है इसमें ये जो हाईली कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब है इसकी बात की गई है। ये कैसी होती है, ये पोरस होती है। पोरस कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ट्यूब है इसके मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है उनका पैसेज, उनका मूवमेंट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। सो द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब allow the passage of molecule based on the concentration gradient। अब जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स का पैसेज है वो किस पे बेस्ड होता है, वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ये टर्म जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर यदि किसी ट्विस्टेड फॉर्म में कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन का फॉर्मेशन करता है तो वो मे भी दे सकता है कि किस बेसिस पर जो मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट होता है, पैसेज होता है, तो वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर। आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद बात की गई है एज नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं, बाकी का उसका कॉम्पोजिशन जो है वो प्लाज्मा के सिमिलर होता है, प्लाज्मा के सिमिलर होता है। ठीक है, सो एज नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट। कहने का मतलब ये है कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका कॉम्पोजिशन कैसा था, जस्ट सिमिलर था प्लाज्मा के, सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट उसमें एब्सेंट थे। तो जो क्या कहते हैं वेस्ट है, जो यूरिया कंटेनिंग ब्लड है किसी पेशेंट का, जब उस डायलाइजिंग फ्लूइड के थ्रू पास होता है तो उसमें से सारा का सारा जो यूरिया है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, वो क्या है, क्लियर हो जाता है, फ्रीली मूव कर जाता है।
और उस पेशेंट के ब्लड से जब यूरिया फ्रीली मूव कर जाएगा बाहर की तरफ तो उसका ब्लड जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्री होगा, यूरिया फ्री होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सो यही बात की गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में, जिससे कि डायलाइजिंग फ्लूइड के थ्रू या डायलाइजिंग फ्लूइड की हेल्प से ब्लड से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट स्पेशली यूरिया जो है वो इजीली बाहर मूव कर जाता है और ब्लड जो है वो क्लियर हो जाता है। अब हो गया ब्लड क्लियर। अब क्लियर होने के बाद क्या करना है कि वो जो क्लियर ब्लड है, यूरिया फ्री जो ब्लड है, उसको फिर से हमें पंप करके बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कराना है। तो वो कैसे होगा? वो जो ब्लड क्लियर ब्लड है वो वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर पंप किया जाता है उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, और साथ ही साथ उसमें एंटी हेपेरिन जो है उसको ऐड कर दिया जाता है। सो the cleared blood is pumped back to the body through the veins after adding antiheparin to it। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम यूरेमिया वाली कंडीशन का ब्लड था, दैट मीन्स कि ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रखा था, तब उस ब्लड को हमने बॉडी से पंप किया था तो वो आर्टरीज़ के थ्रू किया था। लेकिन जब क्लियर ब्लड हो जाता है तो बॉडी के अंदर बैक उसको हमें पंप कराना होता है तो वो वेन्स के थ्रू होता है, जिसमें हम एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं। लेकिन यूरिया वाले कंडीशन में एंटी कोगुलेंट जो है वो ऐड किया गया था। ये दोनों टर्म्स जो हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये अच्छे से ध्यान में रखना, इन दोनों टर्म को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो डिसऑर्डर है यूरेमिया, और साथ ही साथ उसको कैसे ट्रीट किया जाता है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप कि ये फर्स्ट डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। This method is a boon for thousands of uremic patient all over the world। अब ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन पेशेंट के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो यूरेमिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं पूरे ग्लोब में। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर कंप्लीट। उसके बाद सेकंड डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं, जिसको हम किडनी फेलियर, रीनल फेलियर के नाम से जानते हैं। सो इसमें क्या होता है, अगर यदि किसी भी इंडिविजुअल की किडनीज़ जो हैं वो बिल्कुल एकदम फेल हो जाती हैं, रीनल फेलियर के नाम से बोलते हैं, किडनीज़ जो हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, तो उस तरीके की कंडीशन को ठीक करने के लिए एक ही सोल्यूशन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। अगर यदि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है तो उसका जो डोनर होगा, कोई भी इंडिविजुअल जो किडनी देने वाला होगा, वो उसका क्लोज़ रिलेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यदि क्लोज़ रिलेटिव होगा तो उनकी किडनीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होंगी, और जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस है उसके सक्सेस रेट जो है वो बहुत हाई होगा। सो इसीलिए जो डोनर होता है वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का जो ट्रीटमेंट है, जो सोल्यूशन है, वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन। अब भैया ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है तो फेलियर वाली किडनी तो हम जाहिर सी बात है किसी को नहीं देंगे या फिर नहीं सक्सेस मिल सकती है। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट करी जाएगी वो फंक्शनल होनी चाहिए फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। जिसको किडनी दी जा रही है तो उसकी बॉडी में उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा खासा हो, हाई हो, उसका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर पाए। इसलिए जो डोनर होता है, जो किडनी देने वाला है, वो उसका क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। साथ ही साथ मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड
टेक्निक। अब बहुत सारे ऐसे मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स आ गए जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं सक्सेस होने के। जो सक्सेस रेट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का वो बहुत ही हाई हो चुका है मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाता है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत ही आम लैंग्वेज में हम सुनते हैं कि किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, किसी को स्टोन हो गया। ये जो चीज़ होती है इसको हम रीनल कैल्कुलाई के नाम से भी जानते हैं। सो स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट जैसे कि ऑक्जेलेट्स एक्सेट्रा फॉर्म्ड विद इन द किडनी। अगर यदि किडनी के अंदर क्या कहते हैं ऑक्जेलेट्स जो है या फिर हम कहें कि कैल्शियम का जो है डिपोजिशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम स्टोन पथरी के नाम से जानते हैं और रीनल कैल्कुलाई के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट है क्रिस्टल फॉर्म में, जस्ट लाइक चीनी का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल फॉर्म में, इस तरीके से ऑक्जेलेट्स जो है उसका डिपोजिशन हो जाता है किडनी के अंदर। इस कंडीशन को हम स्टोन या फिर पथरी के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया थर्ड डिसऑर्डर। लास्ट डिसऑर्डर की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ये जो कंडीशन है जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो किडनी का इंटरनल बेसिस पर अगर स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें जो ग्लोमेरुला वाला रीजन होता है, जो ग्लोमेरुला वाला पार्ट है, अगर यदि उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग हो जाती है, तो इस तरीके के डिसऑर्डर को हम ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे हो जाते हैं कंप्लीट और साथ ही साथ चैप्टर भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। सो आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो भी उतना ही हेल्पफुल रहा होगा जितने प्रीवियस टॉपिक्स वीडियोस जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के हेल्पफुल रहे। अगर फिर भी किसी भी टॉपिक से रिगार्डेड इवन अदर देन दिस चैप्टर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। एंड वीडियो जो है अगर कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यहाँ पर जो फर्स्ट डिसऑर्डर है उसका मैंने शॉर्ट में इस तरीके से समराइज वे में इसको पूरा लिख दिया है। सो इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब नीट का एग्ज़ाम टाइम बहुत क्लोज होगा तो उस टाइम पर इस तरीके का शॉर्ट नोट जो है वो बहुत हेल्पफुल रहता है रिवाइज़ करने में, मेमोराइज़ करने में चीज़ों को। सो इस तरीके से ये भी आप अपना नोटबुक में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट, साथ ही साथ चैप्टर भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।